असल में जो आईवी ऑनलाइन का आइडिया था वो इस तरीके से आया कि मैं ये देखता था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जी। जो केपेबल हैं लेकिन उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, और उस गैप को ख़त्म करने के लिए जो मेरे दिमाग में आइडिया आया वो ऐसा आया कि हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिससे हर बच्चे के पास ये एप्लीकेशन उसके फ़ोन्स में, उसके टैबलेट्स के अंदर उसके पास अवेलेबल हो। टीचर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये एप्लीकेशन अगर इस तरीके से आती जाएंगी तो उनकी ज़रूरत कम पड़ती जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेशन बेसिकली उन टीचर्स को एम्पावर कर रही है। आज का माहौल ऐसा है कि बच्चा आजकल कोशिश करता है मैं घर पे ही रहूँ, ठीक है। आज ज़्यादातर वो PS5 और कंप्यूटर गेम्स और इन सारी चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में बच्चा ज़्यादा है। तो आज अगर वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है ना तो वो उसको ज़्यादा कंफर्ट है। जब लोग कहते रहे एआई आ रहा है, एआई हमें रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। एआई हमें एम्पावर कर रहा है। बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा पुराना बना हुआ है कि यार ये चीज़ मुझे रिप्लेस ना कर दे, ये इस डर को हम ख़त्म कर पाएंगे सर? किसी ज़माने में ना जब कैलकुलेटर्स आए थे ना तो जो मैथ्स के टीचर्स थे ना उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था कि ये कैलकुलेटर्स तो हमारी नौकरियां ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये भी हो चुका है। पर लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि यार ये तो हमारी ही हेल्प के लिए। तो बेसिकली जो एआई भी हमारे पास आ रहा है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से अब आपको बस छोटा मोटा चेंजेस लेके आएगा। तो अब हम जब डिजिटल के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं तो बच्चा अपने पेस के हिसाब से भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है और कहीं भी पढ़ सकता है। आज के बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस को देखते हुए उनको मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा ना कि उनको हम कहें कि यार हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता। हमारे ज़माने में आज बच्चा नहीं पढ़ता, आज ये नहीं करता। आपको चेंज होना पड़ेगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि ब्राइट स्टूडेंट जिसके पास एक्सेस सिर्फ नहीं है और उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा, तो मेरा कहना ये होता है यार पढ़ाई सबके लिए। तो हम तो कोशिश करते हैं इवन इन आर फिजिकल क्लासेस, कोई भी बच्चा आता है हम उसको जो भी अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो भी हम उसको क्लास में बैठाते हैं। अरे वाह यार तुम पढ़ लो, एक्सीलेंट। सही है। कल को तुम बस किसी और को हेल्प कर देना, बात खत्म हो गई है। दैट इज इट। तालीम एक ऐसी चीज़ है जितनी फैलाओ उतनी बढ़ेगी ना। तो बस हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है। तो आज भी जब हम आईवी ऑनलाइन भी हमने स्टार्ट किया तो आज भी हमने जो उसकी प्राइसिंग भी रखी हुई है वो भी इतनी अफोर्डेबल रखी है कि हर एक बच्चा उसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। एक्सीलेंट सर। ये जेंजीज के बारे में क्या करें सर, आपको कैसे लगते हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जेंजी भी हार्ड वर्किंग है, बस इनके काम करने का जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट है। पहले वाला बच्चा मुझे ऐसा लगता था कि काम कम करता था शायद और दिखाता ज़्यादा था। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा ये। आज जो जेंजी है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम ज़्यादा करता है लेकिन दिखाता कम है। वलीद खान ज़्यादा, कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुड टू सी यू। बड़ी ज़बरदस्त वाइब आ रही है। मैं लोगों को देख के पॉडकास्ट जब करता हूँ, लोगों को देख के उनकी वाइब से समझ जाता हूँ कि आज मुझे बहुत मज़े का कंटेंट मिलने वाला है। जज़ाकल्लाह। पहले सर बताइएगा, आपने जो ये सिस्टम स्टार्ट किया आईवी ऑनलाइन का, ये आइडिया सर आपके पास कैसे आया, इंस्पायर कैसे हुए और क्या ज़रूरत पेश आई आपको ये स्टार्ट करने की? असल में जो आईवी ऑनलाइन का आइडिया था वो इस तरीके से आया कि मैं ये देखता था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जी। जो केपेबल हैं लेकिन उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखें तो ओ ए लेवल ज़्यादातर जो आपके बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे तो आपके पास इन चीज़ों के लिए एक्सेस अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे इनका जो टीचर्स का अवेलेबिलिटी उनका भी मसला है और उधर उनको स्कूल्स या कॉलेजेस भी उस तरीके से नहीं मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो केपेबल तो होते हैं लेकिन वो इन रिसोर्सेज के ना होने की वजह से अपना ओ लेवल्स और ए लेवल्स नहीं कर पाते। जबकि वी ऑल नो दैट कि जो ओ लेवल्स या जो ए लेवल्स है ये बेसिकली यूके कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जानी जाती है। इवन यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन तमाम जगहों के ऊपर। तो अब बच्चे के पास अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होगी नहीं तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। सही है। तो सबसे पहला तो काम या पहला कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि वो जो गैप है उस गैप को ख़त्म किया जाए, और उस गैप को ख़त्म करने के लिए जो मेरे दिमाग में आइडिया आया वो ऐसा आया कि हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिससे हर बच्चे के पास ये एप्लीकेशन उसके फ़ोन्स में, उसके टैबलेट्स के अंदर उसके पास अवेलेबल हो, जब चाहे अपने पेस के हिसाब से वो उसको पढ़ सके। अच्छा, ये जब आपने निकाला तो उस वक्त आपको ये था कि डिजिटली, जैसे आपका यूट्यूब चैनल भी है अपना, तो ये आपको ज़रूरत ऐसे जो यूजुअली कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है इस एजुकेशन से, उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, यूट्यूब जो है ना वो तो बहुत पहले की चीज़ है एज़ कम्पेयर टू आईवी। यूट्यूब पे तो मैं क्या करता था, मैं अपने कुछ शॉर्ट लेसन्स बनाता था और यूट्यूब के ऊपर मैं डाल दिया करता था। अच्छा, मेरा बस पर्पस ये था कि यार अगर कोई देखता है कल को तो उसको इससे फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जब बच्चों के एग्जाम्स करीब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सर्च करना स्टार्ट करते हैं इंटरनेट पे कहाँ से हमें इस टॉपिक का कोई लेक्चर मिल जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से एक चैनल ग्रो होना शुरू हुआ। फिर मैंने बोला कि क्यों ना इस चीज़ को जो है प्रॉपरली एक एप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर लेके आया जाए। हाँ, हमें स्टार्ट के अंदर ये चीज़ समझने में थोड़ा सा मुश्किल हुई, पेरेंट्स को भी समझाने में और टीचर्स को भी समझाने में कि जो डिजिटल एजुकेशन है ये फ्यूचर है, ठीक है।
अभी अगर आप देखें तो पीछे एक पेंडेमिक गुजरा, उसकी वजह से एक हाइब्रिड सिस्टम आ गया। हाइब्रिड सिस्टम क्या है कि फिजिकल क्लासेस भी होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई। ठीक है। तो अब हमें भी आगे जो फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि अब हमारे पास जो एजुकेशन है वो डिजिटल होनी चाहिए बच्चों के पास। हम अगर देखें ना तो जो ये एंड्रॉयड या जो स्मार्टफोन्स हैं इनका जो बूम आया वो 2012 के टाइम के ऊपर आया था। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि जो बच्चे होते थे अगर वो रोते भी थे ना तो उनके अम्मा अब्बा उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते थे कोकोमेलन लगा के। आज वही बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज वो बच्चे ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, आज वो फ़ोन यूज़ करना जानते हैं, तो आज उनको इतना बड़ा मसला नहीं है फ़ोन के ऊपर पढ़ने के लिए या लैपटॉप्स पे पढ़ने के लिए या टैबलेट्स पे पढ़ने के लिए। हाँ, कंसर्न कौन लोग थे? एक पेरेंट्स, जाहिर सी बात है क्योंकि वो ओल्ड स्कूल है, साथ साथ जो हमारे टीचर्स थे। टीचर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये एप्लीकेशन अगर इस तरीके से आती जाएंगी तो उनकी ज़रूरत कम पड़ती जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेशन बेसिकली उन टीचर्स को एम्पावर कर रही है। और जो पेरेंट्स का कंसर्न था वो जाहिर सी बात है वक्त के साथ ही ख़त्म होना था। तो जब बच्चों ने पढ़ा, एग्ज़ाम्स दिए, उनके रिजल्ट्स आए तो द पेरेंट्स वर अमेज कि यार वाकई में इस चीज़ ने हमारे लिए काम करके दिया। और फिर दूसरी बात, वो उनके सामने बैठ के पढ़ रहा है बच्चा, घर पे है। आज का माहौल ऐसा है कि बच्चा आजकल कोशिश करता है मैं घर पे ही रहूँ। ठीक है, आज ज़्यादातर वो PS5 और कंप्यूटर गेम्स और इन सारी चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में बच्चा ज़्यादा है। तो आज अगर वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है ना तो वो उसको ज़्यादा कंफर्ट है एज़ कम्पेयर टू वो फिजिकली कहीं जाए और वहाँ जाके क्लासेस को अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि जी पुराना कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं जी, ये टूट रहा है, टूटेगा और ज़्यादा, क्योंकि तोड़ना तो है। जब लोग कहते हैं जी एआई आ रहा है, एआई हमें रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। एआई हमें एम्पावर कर रहा है। बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा पुराना बना हुआ है कि यार ये चीज़ मुझे रिप्लेस ना कर दे, इस डर को हम ख़त्म कर पाएंगे सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी ज़माने में ना जब कैलकुलेटर्स आए थे ना तो जो मैथ्स के टीचर्स थे ना उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था कि ये कैलकुलेटर्स तो हमारी नौकरियां ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये भी हो चुका है? हाँ, ये भी अच्छा, हो ये चुका है। हमने तो देखा एक नहीं भाई, ये भी गूगल पे होगा। एक ज़माने में जब ये कैलकुलेटर्स नए नए आए तो टीचर्स को ये लगा कि यार अब तो हमारा काम तो ख़त्म हो गया, हम तो इनको बोर्ड के ऊपर ही काम करवाते थे। पर लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि यार ये तो हमारी ही हेल्प के लिए। तो बेसिकली जो एआई भी हमारे पास आ रहा है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से अब आपको बस छोटा मोटा चेंजेस लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते थे, ह्यूज क्लासेस होती हैं, लिमिटेड टाइम होता है, कोई आपके पास रूम नहीं होता क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब हम जब डिजिटल के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं तो बच्चा अपने पेस के हिसाब से भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है और कहीं भी पढ़ सकता है। तो अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, तो हमें भी बस वक्त के साथ बदलना है थोड़ा सा, और अब हमें भी एआई को यूज़ करना चाहिए। इसके लिए ना मैं ऐसे समझता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज मेरी एज लेट सपोज 33 है जी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो बच्चा आके बैठता है क्लास के अंदर वो 16 ईयर एज है उसकी। अच्छा, कल अगले साल मेरी एज 34 हो जाएगी, लेकिन मेरे सामने फिर भी जो बच्चा आगे बैठेगा वो 16 ईयर्स का ही बैठेगा। और अब से 10 साल बाद भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं जिस बच्चे को डील कर रहा हूँ वो 16 ईयर्स का है। तो मुझे अपने आप को इतना अपडेट रखना पड़ेगा कि आज की जनरेशन के अंदर, आज के बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, और उन चेंजेस को देखते हुए उनको मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा। ना कि उनको हम कहें कि यार हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता। हमारे ज़माने में आज बच्चा नहीं पढ़ता, आज ये नहीं करता। आपको चेंज होना पड़ेगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि वक्त बदल रहा है। आपका जो स्टूडेंट है उसकी एज नहीं चेंज हो रही, आपकी एज चेंज हो रही है। हो तो आपको और आपकी स्टूडेंट के अंदर जो एज गैप है उसको आपको ख़त्म करने के लिए अपडेट रहना पड़ेगा। अरे सर, ये जो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा ऐसा चैलेंज जिसको अभी भी आप कहते हैं सॉर्ट आउट होगा, टाइम लगेगा? एक चैलेंज आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर बड़ा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत नई है, ठीक है। अभी लोगों को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर। ये नॉर्म रहा है एक दुनिया का कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप देखें तो आज हम पेट्रोल से ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। टाइम लग रहा है, फौरी तौर पे नहीं हो सकते, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स होते हैं उस चीज़ को लेके। इसी तरीके से हम लोग पहले जो सिस्टम, मैनुअल सिस्टम चलाते थे, आज वो ऑटोमेट होता जा रहा है। अकाउंटिंग हमारी सारी की सारी इवन अकाउंटिंग, टाइपराइटर से हम लोग कंप्यूटर की तरफ आ गए। बिल्कुल ऐसी है। और आज के दौर में तो जो अकाउंटिंग है वो आपको एआई इतनी हेल्प करके दे रहा है कि आज तो ऑडिट करने का तरीका ही बदल गया। तो आज आपको इसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको आप हटा के और ये नहीं बोल सकते कि मैं अलग हूँ और ये जो कर रहे हैं लोगों को करने दो। आपको उनके साथ ही होना पड़ेगा, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे सर, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन लेने को लोग ये कहते हैं कि जी वो इमोशन टच नहीं आता। ऐसा है, ह्यूमन टच की या ह्यूमन फील की ज़रूरत होती है सामने बैठ के? या समझते हैं कि गेमिंग में भी तो नहीं आ रहा होता, बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, तो इसमें कहाँ सच्चाई क्या है इसके अंदर? देखिए, असल में इस बात में कोई दो राय नहीं है
कि अगर आपके सामने कोई एक फिजिकली बंदा बैठा हुआ हो और एक स्क्रीन पे बैठा हुआ हो तो दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। हम लोगों ने यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए जब लेक्चर्स डिज़ाइन करे तो लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करे कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो। तो टीचर्स पहले अपना लेक्चर पूरा प्रिपेयर करते हैं एंड देन वो स्टूडियोज़ के अंदर आके उनको रिकॉर्ड करते हैं एंड देन फिर वो लेक्चर्स QA के लिए जाते हैं और फिर आगे जाके वो बच्चे के लिए अवेलेबल होते हैं। तो अब इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव लेसन्स बनाए जा रहे हैं और इतने ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ता भी है, इंजॉय भी करता है एंड एट द एंड ऑफ द डे जो उसका असल पर्पस है रिजल्ट लेके आना, तो उसका रिजल्ट भी आता है। अच्छा, ऐसे कुछ रिजल्ट आपके सामने आए जिसके 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 पेरेंट्स आपसे इंस्पायर हुए कि हाँ यार ये जो हम सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ और निकला? ऐसा हुआ शुरू में तो अभी- हुआ होगा ना, पेरेंट्स आए देखिए, होंगे, जब कंसर्न्स होंगे उनके। बिल्कुल ऐसी है, जब स्टार्ट के अंदर जब पेरेंट्स आए ना तो उन्होंने बोला कि यार डिजिटली बच्चा क्या पढ़ेगा, ये तो मोबाइल फ़ोन से स्वैप करेगा, टिकटॉक देख लेगा, स्वैप करेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम देख लेगा, उसका तो वो शौक है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि नहीं, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, उसको उसके पेस पे पढ़ने दें। आज की जनरेशन बहुत डिफरेंट है, आज की जनरेशन वो डंडे वाली जनरेशन नहीं है। आज की जो जनरेशन है वो बहुत पैम्पर्ड जनरेशन है। आज के माँ बाप बड़े प्यार मोहब्बत से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो आज की जनरेशन को थोड़ा सा आपको खुद टाइम देना पड़ता है, उनको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है एंड देन वो जब उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, उनको स्पेस मिल जाता है, तो फिर उसके साथ वो आराम से पढ़ाई भी करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। जो कि अभी हमारा जो ये बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए थे मई जून के, तो उसके अंदर सुपर ग्रेड्स आए बच्चों के और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पहले कंसर्न थे, लेकिन अब वो यही बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत बेहतर चीज़ थी और हमारे बच्चे को इसने हेल्प करा। अच्छा, कितने साल से आप कर रहे हैं? बेसिकली हमने जो इसको लॉन्च करा था, ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 में। ठीक है। ठीक है, वी वर वर्किंग ऑन इट। तो हम पिछले 2-2.5 साल से हम पहले इसके ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा, बैकएंड से सारा काम हो रहा था। हाँ जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टीचर्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाना, क्योंकि वो पूरे सेशंस होते हैं जो टीचर्स के रिकॉर्ड होते हैं। तो वंस जब हमारे पास ये सब कुछ रेडी हो गया एंड देन फिर हम लोगों ने लॉन्च किया, ताकि जब बच्चा आए फर्स्ट डे पे तो उसके पास सारा का सारा जो कंटेंट है वो अवेलेबल है अच्छा, इवेंचुअली हमने इस तरफ तो आना है, इवेंचुअली। ठीक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे कि ये बेहतर है तो हमें आना चाहिए? आना तो है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में बच्चे को सिर्फ एजुकेशन हासिल नहीं करनी चाहिए, उसके अलावा भी उसके पास और मजीद स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके लिए जाहिर सी बात है उसको टाइम चाहिए। अब बच्चा सुबह को उठता है, सुबह को जाता है पढ़ने के लिए, दोपहर में आता है, फिर उसके बाद दोबारा शाम में ट्यूशन चला जाता क्या है। बात की? उसके पास कोई टाइम नहीं बचता अपने लिए, कोई मी टाइम नहीं हमारे है साथ तो सर यही हुआ है, हाँ, हम लोग यही करते रात हो हैं। जाती थी सर, सुबह निकलते थे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो आज अगर हम बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे और वो दूसरी स्किल्स सीखेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा। देखिए, एक क्लासरूम है ना, उसके अंदर अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो सबके सभी A लेवल या O लेवल कर रहे हैं, तो यार आप इनमें से डिफरेंट कैसे बन सकते हो? 100 लोग हैं तो 100 में से अगर आपने डिफरेंट बनना है क्या बात तो है? आपको टाइम चाहिए। आपकी जहनी कैफियत तभी चेंज होगी जब आपने कुछ और किया होगा। जाहिर सी बात है। टाइम मिलता नहीं तो करेंगे कैसे? कहीं ना कहीं उसके लिए वो टाइम बचना चाहिए जो वो करना चाहता है। और सर, ये ज़रूरी है कि जो वो करना चाहता है उसको वो भी करने दिया जाए, देखें, ये इसके अंदर- इलीगल ना हो, अनएथिकल ना हो। नहीं, असल में मेरे हिसाब से बच्चे को थोड़ी सी तो छूट देनी चाहिए। देखें, जब तक आज का जो ब्रेन है वो बहुत डिफरेंट ब्रेन है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अब से 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं। आज बच्चा, मैं आपको बताऊं, अभी कल या परसों की बात है, मेरी बेगम जो है वो फ़ोन पे बात कर रही थी, एक बच्चे का वॉइस नोट आया, वो उनकी रिश्तेदारी है छोटी सी, वो 3 साल की है। मैंने पूछा कि यार ये व्हाट्सएप पे बात कैसे कर रही है, तो 3 साल की है। तो उसने बोला इसको पढ़ने नहीं आता, लेकिन इसको पता है कि वो वॉइस नोट कैसे भेजते तो हैं। वॉइस नोट, ओए हाँ, होए होए। तो वॉइस नोट पे बातें करती है। तो आज का माइंड बहुत डिफरेंट है, हम ये सर, सोच नहीं हमारे तो सकते। जो एडमिशन होते थे हमारे ज़माने में, मेरे ख्याल 5 साल 7 साल के बाद एडमिशन होते थे, उससे पहले एडमिशन नहीं लेते थे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो आज का जो बच्चा है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम के। तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को भी, अपने आप। वरना अच्छा सर, अगर हम चेंज नहीं होंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हमें तो दुनिया के साथ चलना है। दुनिया बहुत आगे चल रही है सर। दुनिया जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो जो डिजिटल एजुकेशन है वो तो अब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आज नहीं, अब से 15 साल 16 साल पहले तो आपके स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स आज तक आपके यूट्यूब पे पड़े हुए। हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे कोई लेक्चर्स बने और वो हम यूट्यूब के ऊपर डालें और वहाँ से बच्चा पढ़े। तो ये तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो लोग तो बहुत आगे निकल गए। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस रेस के अंदर उनके साथ मिल जाए, ताकि एटलीस्ट जो एजुकेशन है, क्योंकि वो हर किसी के लिए होनी चाहिए और सबके लिए बराबर होनी चाहिए, तो हम उनके साथ साथ इसके अंदर आगे बढ़े एटलीस्ट एजुकेशन के अंदर। अच्छा, कहीं इशू थोड़ा बहुत जो आता होगा, मेरे ख्याल वो इंटरनेट का ही आता होगा कभी कभी जब मामला ख़राब होते होंगे। अच्छा, देखिए, अगेन जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, जो ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे थोड़ा आपका इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, इंटरनेट का इशू है, तो हमने अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंटरनेट स्पीड गिर भी जाती है तो वो उसके हिसाब से ही आपके लेक्चर्स को प्ले करता रहेगा, आपको स्ट्रीमलेस
लेक्चर्स मिलेंगे आपको, उसके अंदर कहीं पे भी कोई बफरिंग, कोई स्टॉप नहीं मिलेगा। अगर आपका इंटरनेट डाउन है तो वो थोड़ी सी क्वालिटी को भी डाउन करेगा आपके लेक्चर की, और वो लेक्चर आपका चलता आपका रहेगा। काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा। तो इवन हमने ये चीज़ को दिमाग में रखा कि यार कुछ बच्चे होते हैं अरे जिनके वाह पास भाई, इंटरनेट जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है, तो फिर उनको भी ये सीमलेसली चीज़ इनके पास चलनी चाहिए। अरे सर, हमें टिपिकल एजुकेशन अब चाहिए भी नहीं है। मतलब हमें कहते हैं ना कि थोड़ा सा एंटरटेन करके या फन करके या तमीज़ से या क्लासिक करके जिससे हम इंटरेक्ट रहें। तो ये कैसे मेक श्योर करते हैं कि सारे के सारे टीचर मेक श्योर करें कि यार जो बच्चा बैठा हुआ सामने वो इंटरेक्ट रहे, ऐसा ना हो कि वो स्वाइप अप करके कहीं और लगाओ। अच्छा, इसके अंदर ना देखें, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्योंकि आपके सामने बच्चा नहीं है, ठीक है, तो आपको ये तो नहीं पता कि वो पढ़ाई में कितना इंटरेस्टेड है और कितना इंटरेस्टेड नहीं है। सही है। बट हमें ये एक अंदाज़ा होता है कि यार लेट सपोज अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो कितने आवर्स हैं जो उस लेक्चर के ऊपर आके बैठ के देख रहा है, एंड देन फिर वो उसको लीव कर देता अच्छा, ये आपको पढ़ रहा हो? हाँ जी, आपको हमारे system- बैक एंड पे ठीक है। हमारे पास सिस्टम होता है कि यार उसका जो अटेंशन है वो कितना है। अच्छा, हमने ये देखा कि हमारे पास जो बच्चा है वो एक लेक्चर पे 30 to 35 मिनट स्टे करता है, ठीक है। यानी कि अगर लेक्चर 35 मिनट से एक्सीड कर रहा है तो बच्चा फिर उसको स्टॉप करेगा, फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा देखेगा। तो जो उसकी कंसंट्रेशन है वो जो टूट रही है वो टूट रही तकरीबन 30 से 35 मिनट पे। तो हम अब ये मेक श्योर करते हैं कि टीचर का जो भी लेक्चर बन रहा हो उसको हम 30 मिनट्स के ऊपर लाके स्टॉप करें, एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेके जाएं बच्चे को, ताकि जो उसको पूरा एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना वो पूरा कॉन्सेप्ट मिल सके। अच्छा, हमारा जो ओ लेवल्स या ए लेवल्स है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, इसके अंदर आपने कोई मेमोराइजेशन नहीं करनी होती, आपने कुछ याद नहीं करना होता, क्रैमिंग नहीं होती, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ता है। तो एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना 10 मिनट 12 मिनट बहुत कम है एक टीचर के लिए, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट समझाएगा, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स कराएगा, कुछ प्रैक्टिस कराएगा, तो एटलीस्ट उसको 30 मिनट्स चाहिए उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो और इतना ही इंगेजमेंट टाइम होता है उसका? आप समझ लें कि हाँ, बच्चे का भी तकरीबन जो है 30 से 35 मिनट का जो इंगेजमेंट टाइम है। अच्छा, ये रिकॉर्ड जो आपने बनाया होगा, ये सिस्टम बनाया होगा, ये तो बहुत सारे बच्चों को देखते हुए आपने बैकएंड पे देखा होगा कि यार ये बिहेवियर्स हैं, बिल्कुल ऐसी है, तो उसी हिसाब से बन गया है। बिल्कुल। हम लोगों ने पहले ना इंडस्ट्री एवरेज देखा कि यार इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है ना वो स्पैन बच्चों का वैसे ही कम होता जा रहा है। हम क्या करते हैं आजकल, हमारी आदत है रील्स देखना, तो अब रील्स देख देख के हमारा वैसे ही कंसंट्रेशन स्पैन ना बहुत कम हो गया। अटेंशन स्पैन तो खत्म नहीं हो गया। अटेंशन स्पैन आपके पास है ही नहीं। अब हमें चाहिए होता है कि यार हमें कोई भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट की वीडियो लगानी है तो कोई 2 सेकंड के अंदर हमें कोई ऐसा हुक चाहिए कि बंदा रुक जाए, तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम है। अब तो पॉडकास्ट में हुक मांग रहे होते हैं यार, भाई हुक देते ना कुछ थोड़ा। हाँ, तो आज कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमें पता है कि यार एजुकेशन में जहाँ बच्चा 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे की क्लास आराम से लेता था, आज वो भी कम होके 30 to 35 मिनट्स के ऊपर आ गया है। और सर, इसमें बुराई का अच्छाई का है? अटेंशन मुझे स्पैन की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बुराई अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत है, और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है और फिर अटेंशन स्पैन अगर आपका वेरी करता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो इट्स वेरी ओके। और वो अच्छी बात भी है हाँ, कि अगर अच्छी टाइम बात। बच भी जाएगा तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम, दूसरा अच्छा काम कर रहे दूसरा हैं, अच्छा काम। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, चाहे उसको फोकस नाम ले लें, डिसिप्लिन ले लें। कंसिस्टेंसी जरूरी है इसके अंदर कि कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी तो मैं कहता हूँ दुनिया की हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आपके किसी काम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप फिर उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते कभी ज़िंदगी के अंदर। और यूजुअली हमारे साथ सर होता क्या है? जाहिर सी बात है, हमारा क्योंकि कंसंट्रेशन स्पैन इतना स्ट्रांग नहीं है तो हम उस चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उस चीज़ में कितना पोटेंशियल था, लेकिन हमें कोई और चीज़ ज़्यादा चमकती हुई नज़र आती है, हम वहाँ स्विच कर जाते हैं। तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन ही तो है, और क्या। और सर, जब ये आपने स्टार्ट किया तो आपके लिए ये बिजनेस नहीं होगा, ये एक पैशन बन गया है? देखिए, मेरे लिए तो ये एक फ्रस्ट्रेशन थी कि एक केपेबल बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो मैंने इस फ्रस्ट्रेशन में आके ये चीज़ स्टार्ट करी थी। मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था, मैं ऐसा कोई प्लान लेके पहले से नहीं बैठा हुआ था। मुझे बस ये नज़र आया कि यार ये एक बहुत बड़ा गैप है कि यार एक ब्राइट स्टूडेंट जिसके पास एक्सेस सिर्फ नहीं है और उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा, तो मेरा कहना ये होता है यार पढ़ाई सबके लिए। तो हम तो कोशिश करते हैं इवन इन आर फिजिकल क्लासेस, कोई भी बच्चा आता है हम उसको जो भी अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो भी हम उसको क्लास में बैठाते हैं। अरे वाह यार तुम पढ़ लो, एक्सीलेंट। सही है, कल को तुम बस किसी और को हेल्प कर देना, बात खत्म हो गई है, दैट इज इट। तालीम एक ऐसी चीज़ है जितनी फैलाओ उतनी बढ़ेगी ना। तो बस हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है। तो आज भी जब हम आईवी ऑनलाइन भी हमने स्टार्ट किया तो आज भी हमने जो उसकी प्राइसिंग भी रखी हुई है वो भी इतनी अफोर्डेबल रखी है कि हर एक बच्चा उसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास एक सब्जेक्ट, अगर हम वैसे नॉर्मली कन्वेंशनल जो भी हमारे ये ट्रेडिशनल स्टाइल चलता है, तो पर सब्जेक्ट जो फीसेस हैं वो अगर अच्छा टीचर है तो 8 to 12,000 वो चार्ज कर रहा होता है। बट हमने सारे सब्जेक्ट्स को 4900 के ऊपर करा। अरे भाई वाह। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमने कोई जेनरिक टीचर्स उठाए, जो भी मार्केट के स्टार टीचर्स थे, जो ए
टीचर्स हैं, उन टीचर्स को हमने उठा के और उनसे लेक्चर्स बनवाया। हाँ, हमारे लिए मुश्किल था उनको इस चीज़ पे अग्री करवाना, उनको समझाना, लेकिन वंस उनको एक दफ़ा विजन समझ आ गया, देन नाउ दे आर वर्किंग विद अस और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपने बताया इसमें फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं जो आपकी थी, तो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप लगता है कि इसमें बहुत शदीद बिजनेस तो मैं नहीं समझता कि आपने निकाल लेना, क्योंकि अगर आप इतना कम पैसे ले रहे हैं और आगे अच्छा पे भी कर रहे होंगे, क्वालिटी भी आप रख रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको लगता है कि सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टाइम? देखें, ये जितने भी डिजिटल काम होते हैं, वैसे ये बिज़नेस की बात है, लेकिन जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने काम हैं, ये चलते हैं वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। ये इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर कभी भी नहीं चल सकते। इधर आपको हमेशा कोई भी काम ले लें आप डिजिटली, उसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास वॉल्यूम नहीं आता तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। बट राइट नाउ जब हम लोगों ने हमने एक साइकिल अपना घुमाया और हमारे पास इस टाइम पे तकरीबन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आज हमें इतना इशू नहीं होता फाइनेंशियल्स को लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर पा रहे हैं। और अच्छा, वॉल्यूम आगे ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा जाहिर सी बात है, जैसे जैसे लोगों को चीज़ समझ आती जा रही है वैसे वैसे बढ़ रहा है। अच्छा, ये चीज़ बहुत नई थी ना, पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, अगर आप देखें तो जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर काफ़ी सारे इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर किसी का रुझान नहीं था। अच्छा, पायनियर कहेंगे अपने आप को कहीं ना कहीं ये सिस्टम लाने वाला? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यस, जो सिस्टम हम लेके आए ये सिस्टम पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इस तरीके से कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जो पहले सिस्टम्स अवेलेबल थे वो लाइव क्लासेस टीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे ऑनलाइन, या फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वो लाइव क्लासेस को कन्वर्ट कर दिया रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर, जिसमें बच्चा अपने पेस के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से देख सकता है। एक्सीलेंट, और टाइम भी खुद मैनेज कर सकता है। टाइम अपना खुद मैनेज करे, और जैसे मैंने बोला दूसरी स्किल्स पे अपने काम करे, वो बहुत ज़रूरी है आज। जो यूजुअली लोग कहते हैं कि जी ये यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एजुकेशन हो गई, ये स्कैम है, नहीं पढ़ना चाहिए, स्किल्स करो, इस पे आप ज़रा क्लियर करें ना सर। देखें, इसके लिए ना सबसे मेन चीज़, अगर आप कभी भी किसी भी बंदे को हायर करते हैं, मेरे पास कोई बंदा अगर आता है, मैं उसको अगर हायर कर रहा होता हूँ तो मैं उससे बोलता हूँ कि यार तुम मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया हुआ है। लेट्स सपोज वो मुझे अगर कोई भी एक डिग्री दिखाता है कि भाई मैंने ये करा हुआ है, ये करा हुआ है, उससे मुझे ये पता लगता है कि ये बंदा डिसिप्लिन्ड है। और अगर आपके पास आपका एम्प्लॉय डिसिप्लिन्ड होगा ना, तो ही आपके पास वो लॉन्ग रन के अंदर चल सकता है। क्या बात की है भाई, आपने डिसिप्लिन से मिलाया, बहुत अच्छा किया। वैसे जैसे मैं यूनिवर्सिटी में कहा जाता है टाई लगा के आए, तो मैं कहता था टाई लगाने की ज़रूरत क्या, हम तो पढ़ने आ रहे हैं यार। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ वो डिसिप्लिन दे रहे थे कि भाई ये लगाने रोज़ लगा सकता है ये बंदा। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरे हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस आज के दौर में अगर हम देखें ना, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बोलती हैं हमें स्किल्स चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं स्किलफुल लोग हैं कितने इस दुनिया के अंदर? बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स हैं और वो अपने लिए काम कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। वरना लोग बोलते तो हैं कि उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल निकलती नहीं है एट दी एंड। तो फिर उससे ज़्यादा बेहतर है कि यार पेपर पे देख लो, हाँ भाई इतना तो है, कम से कम डिसिप्लिन है, कल को थोड़ी स्किल आ जाएगी तो लंबा स्किल हम सिखा देंगे। हाँ, लंबा टिक जाएगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होना चाहिए। Consistent होना स्किल हम लोग सिखा देंगे, उसके बाद वो अपने हमारे लिए भी यूटिलाइज होगी, आपके अपने लिए भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। सर, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपने आप को चेंज करें इस सिचुएशन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं जी बड़े बूढ़े ने जो कहा है वो ठीक कहा है हमेशा, और वो बड़े बूढ़ों ने क्या कहा है, बड़े बूढ़े जो भी कहा है वो कहते हैं हमेशा ठीक कहा है। उसको कैसे चेंज करें, क्योंकि बहुत सारी बातें तो गलत निकल आई हैं सर। देखिए आज की जो जनरेशन है ना, वो पेरेंट्स को मेरे ख्याल से आज खुद टीच करती है। आज की जनरेशन खुद पेरेंट्स को बता रही होती है कि अब ऐसे नहीं, अब ऐसे होता है। पहले होता होगा ऐसे, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स को मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे की कोई वैलिड बात है, भले वो उनसे उम्र में छोटा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो बात कर रहा है ये रेलेवेंट बात है, तो उसको सीख जाना चाहिए और उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अपना जो एक वो रिजिड बिहेवियर होता है उसमें चेंज लाना चाहिए और फ्लेक्सिबल बिहेवियर के ऊपर आना चाहिए। तो अब ऐसा ऐसा जो अब न्यू पेरेंट्स हैं, जो आज के दौर के पेरेंट्स हैं, वो अपने आप को बहुत तेज़ी से चेंज कर रहे हैं इसके अंदर। सर, आप अपने आप को यूट्यूब के थ्रू तो मार्केट कर रहे हैं, जिस तरह पॉडकास्ट में भी हैं, आप कैसे मेक श्योर करेंगे, इतना मार्केट करें कि जो बच्चा आपको ढूंढ रहा है वो आप तक पहुंचे? अच्छा देखें, पायनियर तो आप हैं, सिस्टम भी ऐसा लेकर आए हैं कि एक्सेप्टेबल भी है। अब इसके अंदर आपकी रीच वॉल्यूम तभी बढ़ेगी जब आप लोगों तक बहुत ज़्यादा मासेस में रीच करेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो भी जितना भी हमारे यूज़र हैं उनको सबसे पहले तो हम पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे मैं अपना यूट्यूब करता था और आज भी करता हूँ, तो पहले तो मैंने अपने लेक्चर्स वगैरह उस पर डालना शुरू किए, एंड देन वहाँ से बच्चों की जो है वो आपको पता है कमेंट्स आते हैं, वो एक्सलेंट सर, गोट और ये वो करके जो आज की जो जेनजी है वो जो आपको लिख के देती है, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया कि जब एग्जाम्स करीब आते हैं ना, तो मैं पास पेपर्स जो होते हैं वो लाइव सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ बच्चों के साथ। मैं यूट्यूब पे लाइव बैठता हूँ, पाकिस्तान से अब्रॉड जितने भी बच्चे हैं जो ओ लेवल्स या ए लेवल्स का पेपर दे रहे होते हैं, वो लाइव मुझे ज्वाइन करते हैं और मेरे साथ पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। नाउ दे ट्रस्ट मी,
उनको पता है कि हाँ यार ये करने से हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपकी एक फेस वैल्यू बनती है। और फिर उसकी बेसिस के ऊपर ही आपके पास जो जैसे आईवी है, तो आईवी के ऊपर भी वहीं से ही बच्चा कन्वर्ट भी हो रहा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे तो हम 15 to 20 सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, जितने जो भी सब्जेक्ट जितने भी ऑफर होते हैं अवेलेबल उसके अंदर, वो सारे अवेलेबल हैं। तो बच्चा अगर लेट सपोज अगर एक फेस वैल्यू पे आ भी रहा है, तो वो वहाँ पे आके पढ़ के आपको फीडबैक असल देगा दूसरे सब्जेक्ट्स का। चले मैं बोलता हूँ कि यार सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से बच्चा आ रहा है, लेकिन एक स्ट्रीम में उसको सिर्फ अकाउंटिंग नहीं मिल रही, वो बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। अगर उसने एक सब्सक्रिप्शन पे करी है तो उसके पास मैं सिर्फ अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी जितने टीचर्स हैं वो भी सारे अवेलेबल हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो देखता है, उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है उनका। एंड देन मैं आज ये देख रहा था, मुझे मेरी टीम भी बता रही थी कि तकरीबन हमारे पास 35 to 40% रेफरल बच्चा आता है, यानी कि एक बच्चे ने पढ़ा तो उसने दूसरे को रेफर किया और वो अच्छा, आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि जो जा रहा है बिल्कुल वो ऐसे वर्ड लेके जाए कि दूसरे को साथ लेकर आए। बिल्कुल, तो दूसरे आपकी तो पूरी कोशिश होती होगी कि 10 on 10 जाए यहाँ से। बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं इसके ऊपर। और जाहिर सी बात है हमारे दूसरे भी काम हैं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस भी जा रहा होता हूँ, इवनिंग में भी पढ़ा रहा होता हूँ, और उसके साथ साथ आईवी पे भी। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, आज नहीं तो कल बच्चों को ही फ़ायदा होगा। एक्सीलेंट सर। ये जेनजीज के बारे में क्या करें सर, आपको कैसे लगते हैं? जेनजी आपके तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अब जेनजीज ही हैं। हाँ, अब तो जो भी बच्चे आते हैं वो जेनजी होते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी भी हार्ड वर्किंग है, बस इनके काम करने का जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट है। पहले वाला बच्चा मुझे ऐसा लगता था कि काम कम करता था शायद और दिखाता ज़्यादा था। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा ये। आज जो जेनजी है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम ज़्यादा करता है लेकिन दिखाता कम है। तो वो अपने लिए तो मेहनत कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ को सीरियस नहीं लेता या पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता, वो देता है लेकिन बस दिखाता नहीं है, क्योंकि उसको कूल दिखना है। अब वो सबको बताएगा कि यार मैंने तो आज 3 घंटे पढ़ा, तो वो जाहिर सी बात है उसको लगता है कि यार ये शायद अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेहनत वो भी आज अपनी जगह पे कंसिस्टेंट है सर, ये एक जगह रहता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कम होती जा रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी नई चेंजेस आई हो। आज वलीद साहब ने आप लोगों को रेटिंग दे दी है, वैसे अब मुझे भी लग रहा है कि अगर ये रेटिंग दे रहे हैं तो बहुत लोगों को देख के दे रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप बहुत सारे अब ये जो पीछे जन अल्फा आ रही है कमाल करेगी सर। वैसे जेनजीज को मिस करेंगे इसके बाद जब जन अल्फा आने वाली है। देखें, असल में ना हर जनरेशन अपने साथ कुछ ना कुछ नया लेके आती है। हमारी जो जनरेशन थी ना, हमारी जनरेशन ने टेक्नोलॉजी चेंज होती हुई देखी है। हमारी जनरेशन के अंदर हम दोस्तों के घर बेल जाके बजाते थे और बोलते थे बाहर आ जाओ क्रिकेट खेलेंगे। अबे आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि फ़ोन करके बुलाना शुरू हो गया। MIRC वाले गूगल पे सर MSN पे लगे होते हाँ, थे। MSN पे लगे होते। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर एक चेंजेस आए और उसी तरीके से फिर जेनजीज का एक अलग स्टाइल सर है। वैसे आपने कौन सा चैट रूम यूज़ किया हुआ है? मैंने MSN यूज़ करा था, मुझे ज़्यादा याद आपको आवाज़ याद है सर उसकी? वो डायलॉग करके आवाज़ आती थी। नहीं वो तो कनेक्शन की आवाज़ आती अच्छा, थी। एक करके मैसेज आवाज़ आती थी। हाँ, बिल्कुल फौरन से देखते थे भाई। और MIRC वगैरह सर आपने यूज़ किया हुआ है? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो ऑब्सलीट हो गया। याहू मैसेंजर? याहू तो बिल्कुल यूज़ करा है, पहली आईडी जो हमने बनाई थी वो। और फेसबुक पे पहली आईडी? ऑर्किड खत्म हो रहा होगा। फेसबुक नहीं, फेसबुक से पहले ऑर्किड पे थे, वहाँ टेस्टिमोनियल्स लिया करते थे दोस्तों से, भाई इस पे लिखे तो कुछ ना कुछ अच्छा हमारे बारे में। लेकिन उसके बाद फेसबुक आया, वो फेसबुक पे पहले गेम्स वगैरह आए थे। अरे सर ये मिलेनियल को ये फ़ायदा नहीं हुआ सर? इन्होंने मतलब हमने इंस्टाग्राम भी देख लिया, फेसबुक भी देख लिया, मैसेंजर भी देख ली, तो ये फ़ायदा भी हुआ सर? टेक्नोलॉजी बड़ी टिका के यूज़ की है। इन्होंने तो अभी यही भी देख रहे हैं। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि जो मिलेनियल्स है ना, इन्होंने सारी ट्रांजिशंस देखी हैं, और ये जो वक्त देखते हुए आए ना, ये ब्लैक एंड वाइट से और कलर के अंदर आए ये लोग। हाँ। और सारी टेक्नोलॉजी को इन्होंने देखा हुआ है, तो ये चीज़ों को अडॉप्ट करने में बहुत PTV से लेके नेटफ्लिक्स तक का सफ़र बिल्कुल ऐसी है। तो ये लोग चीज़ें अडॉप्ट जल्दी करते हैं मिलेनियल्स, एज़ कम्पेयर टू आज की जो जनरेशन है। इनको कोई नई चीज़ आप दोगे ये फ़ौरन अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो जर्नी थी उसमें फ़ौरन बहुत तेज़ी से चेंजेस आते गए थे। तो अब हमारे अंदर एक अडॉप्टेबिलिटी है, हम चीज़ों को फ़ौरन से अडॉप्ट करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, ये जो एजुकेशन में पर्सनालिटी बड़ी ज़रूरी होती है, ऐसा क्यों सर कि टीचर का अपना बड़ा इंपैक्टफुल होना बड़ा ज़रूरी है? बच्चे बड़ा कनेक्ट करते हैं, ऐसा आपके साथ होता है? अब मैंने आपकी पर्सनालिटी देखी, कनेक्शन वाली। बच्चे आपसे कनेक्ट बड़ा जल्दी करते होंगे, समझते होंगे, बात करना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ आपकी क्लासरूम के अंदर ना आपकी नॉलेज है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके पास नॉलेज है तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देगा।
ये बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं, ये एक्स फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, ये बाद में अप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन ये भी अब ऐसा ऐसा ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज फिजिकल टीचिंग नहीं रही। आज अगर कोई बड़ा टीचर होगा तो उसकी बड़ी गाड़ी भी आएगी, उसके साथ 2 लोग भी उतरेंगे, साथ में 4 असिस्टेंट्स भी होंगे, वो अंदर क्लासरूम में जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल में नज़र आता है। आप ऑनलाइन में ये सब कहाँ दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो आज ऑनलाइन के अंदर क्या है, आज ऑनलाइन में डिफरेंट स्टाइल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मैं यूट्यूब पे लाइव करता हूं तो मैंने एक थ्रोन बनवाया, जो गेम्स ऑफ थ्रोन वाला होता है, जिसके अंदर वो आयरन थ्रोन जो होता है, उसके अंदर सारी जो आपकी स्वॉर्ड्स वगैरह लगी हुई होती हैं, तो वो बड़ा सा एक पूरा थ्रोन बनवाया, ताकि बच्चे जब देख रहे हो तो वो उससे कनेक्ट कर सकें कि हाँ यार, ये भी हमारी जनरेशन का ही बंदा है, मतलब ही नोज थिंग्स। तो एटलीस्ट इसके लिए आज हम लोग इस तरीके से बस कनेक्ट कर रहे होते हैं। चले तरीकेकार तो पता है कि किस तरीके से हाँ, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है आज के बच्चे से कनेक्ट सिर्फ सिखाने के लिए तरीकेकार बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आजकल मैंने कुछ टीचर्स देखे, वो ऐसे बोलते हैं कि क्लास में ना डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है। अच्छा, डिसिप्लिन ख़राब मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर आप बच्चे से कनेक्ट नहीं कर रहे और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो फिर आपकी क्लास का डिसिप्लिन कभी भी नहीं बन पाएगा। तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपकी कंटेंट नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके बच्चे के साथ मैच करती हो। तो बच्चा आपकी बात खुद सुनेगा, आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा खामोश हो जाओ। सर, टीचर्स को पढ़ाते हैं आप? जो नए टीचर्स हैं, काफ़ी सारे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो आज फील्ड के अंदर आते भी जा रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट देम। मैं कहता हूँ कि यार, मेरे बाद भी तो कोई आएगा ना, मैं ही थोड़ी हर चीज़ लेके बैठा रहूँगा चीज़ के अंदर। तो आज जो नए स्टूडेंट्स जो थे हमारे, वो अब इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, या जो कुछ टीचर्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड OA लेवल्स का नहीं होता, वो मुझसे लेक्चर्स लेते हैं या रिसोर्सेज लेते हैं। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल ओपन होता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई आप लो, आप इस तालीम को आगे बढ़ाओ, बात ख़त्म होगी। अक्सर ना ऐसा फीलर आता है लोगों को कि यार, मैं अगर अपनी चीज़ें या अपने लेक्चर्स किसी को दे देता हूँ तो यार हो सकता है कि ये मुझे रिप्लेस कर ले, जबकि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका जो स्टाइल है वो कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता। हो बात समझ आती है? तो आपका कंटेंट सारा, क्या बात की, सारा बाहर पड़ा हुआ हो। तो मुझे लोग बोलते हैं तुम यूट्यूब पे सारा कंटेंट डाल देते हो, फ़ायदा क्या तुम्हारा? तो मैं बोलता हूँ यार, फ़ायदा ये है कि हर कोई पढ़ लेता है। तो हर कोई पढ़ने से वो आपका स्टाइल कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। तो इट्स वेरी नॉर्मल। कहाँ देख रहे हैं सर अगले 2-3-4 सालों में? रुकने वाला तो मुझे लग नहीं रहे। तो कहाँ देख रहे हैं, क्या प्लान क्या किया हुआ सर? 3-4 साल में कितना धमाका मचाना है? देखिए, हमारा प्लान जो है वो सिर्फ O और A लेवल्स तक रुकने का नहीं है। सही है। हम इसके अंदर मज़ीद फर्दर क्वालिफिकेशंस भी लेके आएंगे। अभी हमारा प्लान एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशंस के लिए भी चल रहा है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं। और इस तरीके से और भी मज़ीद हम क्वालिफिकेशंस को आहिस्ता आहिस्ता लेके आते जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि जितना मैक्सिमम बच्चा इससे फ़ायदा उठा सके, एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर वो उठा ले। एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे, इससे अच्छी बात होनी। दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, आपको भी सिस्टम चलता रहेगा और बच्चों को भी सर। और सर वॉल्यूम भी बढ़ेगा अगर इस क्वालिटी पे चलते रहें, पॉलिसी पे चलते रहे तो। देखिए, अच्छा, अगर हम बात करें ना, तो OA लेवल्स के अंदर आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है हमेशा। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू इंटर मैट्रिक या फिर जो दूसरी और कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक और क्वालिफिकेशंस को नहीं लेके आएंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब तक हम शायद थोड़ा बहुत स्ट्रगल करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। बट मेरे लिए ना, आज भी मैं तैयार हूँ अपनी जेब से पैसे डालने के लिए कि ये लोग पढ़ लें, ये पढ़ लें। बस मेरी कोशिश तो ये। चलें, बहुत अच्छी कोशिश है। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा। मैं लोगों से कहता हूँ कि लोगों को खाना ज़रूरी है, दे दें, लेकिन अगेन एजुकेट करें, एम्पावर करें, ताकि वो अपने लिए खुद खाना कमा सकें, पका सकें और खा सकें। सर ये बताएं, मैनिफेस्टेशन ये थी कि इस तरफ लेकर आएंगे और ये इस तरफ जाएगा सब कुछ? मैनिफेस्ट किया था कभी ज़िंदगी में इस तरह? मैं आपकी पहले वाली बात को पहले ज़रा कंटिन्यू करूँगा। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, उसके अंदर कहते हैं, इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर हिज लाइफ। क्या बात है, बात समझ आए? बेहतरीन। तो जो कॉन्सेप्ट सर हमारे साथ वैसे एक बात बोलूँ, हाँ जी, हमें हमेशा फिश ही दी गई है प्लेट में लाके। लेकिन शायद चाहते हैं जो हमें फिश दे रहे हैं ना, वो भी चाहते हैं ये फिश खाते रहे खामोशी से। अगर ये पकड़ने लग गए ना सर, तो फिर हमसे फिश नहीं मांगेंगे सर। तो मैं बच्चों के इसी चीज़ पे तो थोड़ा सा ये होता हूँ कि यार, आप अगर जॉब करने का सोच रहे हैं तो जॉब करने में एक नुकसान है। वो नुकसान ये है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आपको बस ये डर होगा कि ये मुझे फायर ना कर दें, और उनको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये क्विट ना कर जाए। क्या बात। तो बस वो आपको इतने ही पैसे देते हैं। तो अब आपको जाहिर सी बात है, वो जो आप फिश वाली बात कर रहे हैं, तो वो वही फिश है जो उनको मिल रही होती है, और वो दोनों साइड पे फंसे हुए होते हैं, फंसे रहते हैं। मेरे ख्याल में इसको तोड़ना, और सर ये टूट जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये नॉर्म भी टूट जाएगा आहिस्ता। अब जो जनरेशन आ रही है और वो जिस तरीके से सोच रही है, मेरे हिसाब से अब बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन हाँ, आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए। अगर आप बिजनेस माइंडसेट रखते भी हैं, तो आपके पास जब तक एक अच्छा प्लान नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर प्लान के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है। जी, अब मैं हमारा प्रॉब्लम याद है सर कि हम लोग जो है वो आके कहाँ रुकते हैं, प्लान हमारे पास बहुत ज़बरदस्त बना हुआ होगा,
ऐसा प्लान है कि भाई अब तो बस ये जो प्लान है के साथ ही सो जाते हैं। यूनिकॉर्न बन जाएगा, लेकिन हम जब एग्जीक्यूशन पे आते हैं हम उसको फुलफिल ही नहीं कर पाते। तो ये जो आईवी का जो हमारे पास ये प्लान था, ये जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, इसकी एग्जीक्यूशन में हमें तकरीबन 2.5 साल लगे थे हमें इसको लॉन्च करने में खाली। तो आप 2.5 साल तक आप एक कॉस्ट बेयर कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन हार नहीं मानी। हम में से जितने भी मैं हूँ या मेरे साथ जो भी मेरे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे लोगों ने एक तो बोला कि भाई वलीद भाई आप संभालें सारी चीज़। तो उन्होंने एक हमें बना दिया कि भाई आप जो है आप हैं कंपनी के CEO। अब हमें शुरू में तो लगा कि यार बड़ी अच्छी बात है, ये तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। पता चला responsibility बढ़ गई है। बाद में पता लगा कि यार CEO नहीं इन्होंने था, सारे काम बोला भाई असल में रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। हाँ, सारे काम तुम्हारे। तो अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो जिन के रोल्स हैं माशाल्लाह से सब उनको पूरा भी करते हैं। मतलब आप समझते हैं कि जी प्लान होने के साथ साथ एग्जीक्यूशन और साथ साथ कंसिस्टेंसी, नीयत, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, और अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप देखें इस रूम में जितने भी लोग होंगे तो सबके दिमाग में एक प्लान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के दिमाग में कोई प्लान ना हो, लेकिन जब तक वो इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे वो उसको अचीव नहीं कर सकते। और एग्जीक्यूशन के साथ जब तक उसको डिसिप्लिन्ड तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम ये आती, एग्जीक्यूशन भी करते हैं 3-4 दिन किया वाला मज़ा नहीं आ रहा है यार, दफ़ा करो कुछ और करते हैं। हाँ ऐसे ही है। मैं तो इस बात पे बच्चों को अक्सर ये भी बोलता हूँ जी कि द रूल इज़ वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स, यू हैव टू बेयर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और यू हैव टू बेयर द पेन ऑफ रिग्रेट, द चॉइस इज योर्स। हो क्या बात की है। तो अब बच्चा अगर समझ जाए, या हम इंसान, ये हर किसी के ऊपर अप्लाई होती है बात, अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वरना जाहिर सी बात है हम एक जगह पे स्टक रहेंगे और बस। सर समझ जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत आगे निकल जाएंगे, नहीं समझे समझ आती है लेकिन थोड़ी सी देर से आती है सर। और फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सर पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान में मेरे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं बच्चों को वैसे ये बोलता हूँ कि यार देखो, ठीक है अभी हम कैमरे के सामने बैठ के शायद ऐसी बात करें कि यार हम बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, या बहुत ज़्यादा हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट डीप इनसाइड हम में से कोई कुछ नहीं करना चाह रहा। ठीक है, हम ज़बान की हद तक तो हम वो बात करते हैं कि यार हमारा मुल्क पहले है, और 14 अगस्त को करते हैं सर। 14 अगस्त को हम ये सारी ग्रीन चीज़ें झंडे करते लगा के गाड़ियों के ऊपर। हैं। लेकिन हम जब तक उसको अंदर से नहीं मानेंगे ना कि यार हमने इसके लिए कुछ करना है। अच्छा थोड़ा कर लें, ज़्यादा नहीं करें सर, सब थोड़ा थोड़ा कर लें। बिल्कुल ऐसे कोई डिसिप्लिन हो जाए, कोई ट्रैफिक को देख ले, कोई कचरा बाहर ना फेंकें, उतना काम जो खुद के लिए करते हैं वही कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा सर। बिल्कुल ऐसे होते हैं। बल्कि अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली हमारे पास जो ऑफर्स आती हैं अक्सर, तो हमारे पास एक ऑफ़र आई थी कि भाई आप इसको कंपनी को स्विच कर लो किसी और कंट्री के अंदर, ठीक है, एंड देन वहाँ से हम सारा इसको आप कहीं से भी कर करेंगे। सकते हैं। हाँ कहीं से भी कर सकते हैं, बट मैंने बोला कि नहीं यार, हमारी एक लोकल प्रोडक्शन हाउस है, हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अभी हम इसको बूटस्ट्रैप के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे और हम इसको भी आगे लेके चलते हैं। देखते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने देना होगा तो देगा। सर थैंक यू सो मच, आपसे बहुत सारी बातें की। एक आखिरी सवाल और पूछूं, सक्सेस को सर आप कैसे देखते हैं? सक्सेस को किस चीज़ से डिफाइन करते हैं कि इस वर्ड को आप क्या कहते हैं? किस वर्ड को पैसे से करते हैं, पीस से करते हैं, क्या जहन में आता है? मेरे जहन में ना एक मिसाल आ रही है इत्तेफाकन, एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री होता है। बिल्कुल होता है। ये चाइनीज़ बैम्बू ट्री को जब आप लगाते हो तो आप ना उसको 5 साल तक फर्टिलाइज़र पानी देते रहते हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। 5 साल तक वो क्या कर रहा होता है, अपनी रूट्स को ग्राउंड के अंदर बढ़ा रहा होता है सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। और 5वें साल ना वो विद इन 5 मंथ्स तबाही में 90 फीट टॉल, बिल्कुल ठीक है, 90 फीट बाहर निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस हार नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, और अगर जिस दिन आपने हार मान ली तो मैं कहता हूँ वो हार गया जिसने हार मान ली, वो आज तक नहीं हारा जिसने आज तक हार मानी ही नहीं। क्या बात है भाई, ये आपके ऊपर खुद के ऊपर है कि आप जिस वक्त हार मान रहे हैं वो आप हार गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आप हार नहीं मानते तो आप हारे भी नहीं, और आपको कहीं ना कहीं जीत सामने नज़र आ ही जाती है सर। आ ही जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप का जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए, उस विज़न से आपको नहीं हिलना चाहिए। तो वो आप एक विज़न पकड़ें, आप उस विज़न के ऊपर काम करें, बाकी देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, उसने देना होगा तो वो आपको दीवारें दरवाजे तोड़ के देगी। ओए होए होए होए, दीवारें दरवाजे तोड़ के देगी और खुद आपके घर पैसे चल के आएंगे अगर आपकी नीयत साफ़ हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो। और अगेन आपने जो लास्ट एग्जांपल दी भाई, वो जड़ें मजबूत कर लो, तबाही खुद मच जाएगी। बिल्कुल ऐसी। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह सर।